नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेड के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। खाना या खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है? सूखी पत्तियों को, हरी पत्तियों को, सूखी लकड़ी को, हरी लकड़ी को। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है। ठीक है, भोजन का जो उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर भोजन का उत्पादन सूखी पत्तियों से होता है, हरी पत्तियों से होता है, सूखी लकड़ी से है, हरी लकड़ी से। किससे होता है आपको बताना। देखिए यह प्रश्न आपका सबसे पहले यूपी टेट में तो 2 बार आया है, CG टेट में 3 बार आया है और आपको बता दिए बिहार आकलन में 2 बार आया है। ठीक है, अब आप देखिए यह प्रश्न आया हुआ है लेकिन ये NCERT टेक्स्ट बुक का है। तो ये कहाँ से किस एक्सरसाइज का है अब देख लीजिए। देखिए क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 1 है, विज्ञान और पौधों में पोषण, इस पार्ट से आया हुआ था। देखे ना, तो आपको यहीं से पूछ रहा है। जितना पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है ये सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहे, आपको अदर स्टेट में भी आ रहा है। तो आप सभी ऐसे नोट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको सारे चैप्टर वाइज आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल रहा है और जो आपके किताब में दिए हुए, आप किताब में जाकर के देख भी लीजिएगा। ठीक है, और जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है या किताब का नहीं पढ़ सकते वो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको 101% सफलता मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है आपको बता दें। भोजन उत्पादन का जो कारखाना होता है वो हरी पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही जो होता है यहाँ पर भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसीलिए हरी पत्तियों को खाद का उत्पादन या खाद फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हरे पौधों की पत्तियों में, हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, A और B दोनों, या कोई नहीं। देखिए हरे पौधे की जो पत्तियां होती है ना, इस तरह से जो पत्तियां आपकी होती है, ठीक है, ये पत्ती हो गई, इस तरह से पत्तियां जो आपकी होती है इस तरह से, उसमें क्या होता है एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस तरफ देखिएगा एक तरह की संरचना पाई जाती है, ऊपर वाले परत पाई जाती है ना। तो इसमें इसको परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भोजन उत्पादन ये अपना प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करती है, तो इसी का नाम देखिए हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। और इसी का नाम भी देखिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यानी हरित लवक का नाम ही क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट का नाम ही हरित लवक है, यानी A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है।
क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है उसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। कहते हैं उससे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, सोलर, परत या कोई नहीं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक जो ऊपर वाला पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि इसी से प्रकाश का संश्लेषण होता है और खाद्य प्रक्रिया भोजन बनता है। तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोफिल, यानी यह भराएगा क्लोरोफिल भरा जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। पूछा जा रहा है क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में या कोई नहीं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है या क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो सभी जगह नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और उसमें भी किस में, तो हरे पौधों में। किस में पाए जाते हैं, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। बात समझ गए। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं होता है, दोनों में नहीं होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो पौधों में पाए जाते हैं, और वो किस प्रकार के पौधे, हरे पौधों में पाए जाते हैं और उनकी सभी पत्तियों में मौजूद रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, लिखा हुआ है नोट्स के लिए आप सभी का, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियां में मौजूद रहती है। हर पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी हरी पत्तियां मरे हुए पौधे, सूखे हुए पौधों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं, ठीक है। हरे पौधे को भोजन बनाने का जो यहाँ पर होता है उसके लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है, प्रकाश वर्णक, क्लोरोफिल, हरित लोक हो गया, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश कौन कौन चीज होते हैं, तो क्लोरोफिल का जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी होता है, जल का, इसको उपयोग कर भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्णक कहते हैं, प्रकाश विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश विक्षेपण तो वो चीज है, प्रकाश की घटनाओं को, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को प्रकाश विक्षेपण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतना चीज जब उपस्थित रहेगा तो हरे पौधे अपना भोजन बनाएंगे। और उस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, स्वपोषण, परपोषण, घटक, पच्च या कोई नहीं। देखिए, तो जो दूसरों पर निर्भर रहेगा ना, जो दूसरों पर निर्भर रहेगा और वो भोजन बनाएगा दूसरों पर निर्भर रह करके, तो उसको हम लोग कह लेते हैं परपोषण। क्या कहते हैं उसी को, पर पोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें यहाँ पर जीव जो है दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करता है या पेड़ पौधों पर निर्भर करता है और अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो परपोषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। देखिए, ये भी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, अमरबेल एक पौधा का उदाहरण है। कैसा, अमरबेल कैसा उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, अमरबेल को आप शायद देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अमरबेल, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि किसी चीज का ये पेड़ है, ठीक है, इस किसी चीज का पेड़ है, इसी में हम क्या करते हैं कि एक जाली नुमा जो होता है, रबड़ के आकार का एक पौधा होता है, इसके ऊपर हम लोग छींट देते हैं, देखते हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये हरा पेड़ पौधा जो है इसी से भोजन प्राप्त कर रहा है और ये बढ़ते जाता है, पूरा झाड़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्तियों को जला भी देता है और सुखा भी देता है ना। तो जो देखते हैं लटका हुआ रहता है पीला टाइप का पदार्थ, उसी से बढ़ते रहता है, फलते रहता है। तो कहाँ रहता है, उसका जड़ तो नीचे होता नहीं है जमीन में, ये पेड़ पर ही टंगा हुआ रहता है और वहीं से सारा भोजन प्राप्त करते रहता है। तो यही है अमरबेल जो है, वो किस पौधा का उदाहरण हो जाएगा, तो अमरबेल जो है आपका यहाँ उदाहरण हो जाएगा परजीवी का, ठीक है। इसका राइट आंसर परजीवी हो जाएगा। परजीवी पोषण का उदाहरण है, परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, आकाशबेली या रैफ्लेसिया। कौन है अमरजीवी पौधा का उदाहरण, तो देखिए आपको बता देते हैं, परजीवी जो पोषण का उदाहरण है ना, वो अमरबेल तो अभी आपने देखा कि है ही, क्योंकि वह क्या होता है, दूसरे के पेड़ पर लटका हुआ रहता है और सिर्फ क्या करते रहता है, तो आपको यहाँ पर भोजन प्राप्त करते रहता है। उसी तरह से आकाशबेली है, रैफ्लेसिया है, ये सब भी उसी तरह के पौधे हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। परजीवी पोषण, परजीवी का क्या हो गया परिभाषा, तो जीवित प्राणियों के ना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन किससे, जीवित प्राणियों से करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर परजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर अगला है मृत जीवी पोषण का उदाहरण। देखिए, वो परजीवी था और ये है मृत जीवी। मृत परजीवी मतलब कि जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब मृत जीवी का मतलब क्या है? मृत जीवी पोषण में कौन कौन आएगा बताना है। फफूंद आएगा, कुकुरमुता आएगा, मशरूम आएगा या सभी आएगा। देखिए, तो मृत जीवी में जो पोषण होता है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। जीवित से जो प्राप्त करता है उसको परजीवी, लेकिन यहाँ पर जो मृत जीवी पोषण है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करके यदि वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है तो उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसमें कौन आता है? फफूंद आता है कि कुकुरमुता आता है कि मशरूम आता है या सभी होता है। तो आप देखिएगा ये सभी, जैसे फफूंद की बात कर लीजिए, कुकुरमुता की बात कर लीजिए, मशरूम, ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो अपना बनाते हैं जिसको खाया जाता है, ठीक है। तो ये मशरूम तो हम लोग खाते ही हैं। तो ये आप देखिएगा सूखे पत्ते हो गए, जहाँ पर सड़े गले पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, गोबर होते हैं, वहीं पर ये सारा चीज़ें ज़्यादा करके खास करके निकलता है। तो ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको मृत जीवी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। देखिए, अपना यहाँ लिखा हुआ भी, नोट्स भी लिखा हुआ है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कीटों को, स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, कीटों को ना रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आपको दिखाएंगे, आप किताब में देखे भी होंगे, जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं और उसी को भोजन के रूप में लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी तो है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन कीटभक्षी, तो देखिए, कीटभक्षी मतलब कीट का भक्षण करने वाला, ऐसी बात पता चला कीटभक्षी। तो कीट और भक्षी माने भक्षण, भक्षण वगैरह माने खाना। तो ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, यही तो पूछा गया, जो कीट को भक्षण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो कीटभक्षी पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कीटभक्षी पौधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अगला है वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कहते हैं। वह पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में करता है, उन्हें कहते हैं। वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं? घटपर्णी या कलश पौधा, बेंडुला, कैंडिला या कोई नहीं। देखिए, आपको हम बता देते हैं, जो कीट के रूप में भोजन ग्रहण करता है पौधा, उस पौधा का नाम देखिए घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। देखिए, वो पौधा किस प्रकार का होता है, तब किताब में देखिएगा, इस तरह का वो पौधा जाली नुमा बना हुआ रहता है, इस तरह का। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कीट बैठता है तो इसको क्या करता है? जैसे ही बैठता है तो पौधा का जो यहाँ पर जालीनुमा संरचना रहता है वो नीचे गिर जाता है, पौधा नीचे आ जाता है, कीड़ा नीचे, और यहाँ ये इसको आहार बना लेती है। तो ये घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है, ये जो है कीटभक्षी पौधा है। एकदम याद रखिएगा, इसमें बहुत बार आया है, आपको बता दे रहे हैं। ये वाला प्रश्न को आप छोटा नहीं समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बता दे रहे 1001 बार अब तक आ गया। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट को भक्षण करता है? तो घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है, ठीक है। बहुत बार आप देखिएगा, तो आपको अभी जितना ट्रेनिंग भी होता है उसमें भी ये बात पूछी जाती है। तो इस तरह का वो पौधा होता है, घड़ा कलश के आकार का बना हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए जालनुमा संरचना होता है। इसमें कीड़ा क्या होता है, इसको देख के सुंदरता को यहाँ पर बैठता है, अब बैठता है तो ये परत खुलते ही अंदर आ जाता है, तो इसको ये अपना आहार बनाती है। इस तरह से यह घटपर्णी पौधा होती है, ठीक है। अगला, कीटभक्षी पौधे जो है कीटों का भोजन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? जैसे अभी कीटभक्षी पौधा आपने देखा, घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट देखा आपने। तो ये अपना भोजन जो है किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए या कोई नहीं। तो कीटभक्षी पौधे या कीटों का भोजन आपूर्ति के लिए किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो देखिए, कीटभक्षी पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वे कीटों को अपना आहार बनाती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है? इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है ना? किसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? देखिए, आप लोग से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से किसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, आपको बताना रहता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला बहुत ज्यादा करके आपको यहाँ पर बोलता है प्रश्न ना। नहीं बोलने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। शैवाल में, कवक में, हरे पौधे में या कोई नहीं, ठीक है। तो उपस्थित क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो देखिए, शैवाल जो है उसमें तो यहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। लेकिन कवक ऐसा है जो मृतजीवी पोषण है और यहाँ पर जो होता है इसमें आपका जो है क्लोरोफिल उपस्थित
नहीं रहता है। तो किस में नहीं उपस्थित रहता है? तो कवक में उपस्थित नहीं रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना, उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक है, ये राइजोबियम नामक एक जीवाणु जो होता है, जो वायुमंडल में पेड़ पौधे में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठहराव करते हैं, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम ना। अगला देखिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? चना में, मटर में, अरहर में, मूंग में, दलहन पौधे की जड़ में या सभी में? देखिए, तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? तो हरे क्या होता है? हरे यहाँ पर जो होते हैं दलहन ना, दलहन हरे दलहन के पौधों में पाया जाता है कि जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो दलहन दाल वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो जड़ें नीचे बनी हुई रहती है वो क्या होते हैं? उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? तो ये मिट्टी को उर्वर भी बनाता है। अगर एक बार आप दलहनी पौधे लगाएं और एक बार यहाँ पर दूसरे पौधे लगाएं तो ये पौधे का विकास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का उपस्थिति रहता है और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। और राइजोबियम किस में पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु तो ये दलहन वाले पौधे में, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है? चना में भी हो गया, मटर में भी हो गया, अरहर में भी हो गया, मूंग में भी हो गया, दलहन पौधों की जड़ों में। यानी एक बार हम कह लेंगे तो इसे सभी भी कह सकते हैं, और नहीं तो राइट आंसर अगर कहेंगे तो हम दलहन पौधों की जड़ों में, लेकिन इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है दलहन पौधों की जड़ों में, देखिए इसका नोट्स भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि बहुत बार ये आया है राइजोबियम, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या देखना है आपको? तो देखिए आपको देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो फलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध का उदाहरण भी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहती है तो वे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, आपको बताना है। देखिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, ये 101 बार आया हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है कि हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वातावरण से कौन सी गैस वो लेते हैं, मतलब वो ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें से कोई नहीं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में ले जाने वाली गैस का नाम जो है वो यहाँ पर किसको ग्रहण करते हैं? तो वो आपको ग्रहण करते हैं यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए जो वायुमंडल से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी वो ग्रहण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना देता है तो उसके लिए CO2 याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? CO2। तो वो CO2 गैस को यहाँ पर वो ग्रहण करते हैं। तो ली जाने वाली गैस कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उस समय कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए 1001 बार प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार की बात नहीं कीजिएगा, बहुत बार। पर्यावरण के अंतर्गत तो ये बार बार प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए तो बार बार पूछ दिया जाता है, और विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत बार आता है। तो आप जिसमें है, चाहे 1 to 5 है, चाहे 6 to 8 है, पर्यावरण देना है या विज्ञान देना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चलता है ये विज्ञान। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है उसके अनुसार हम आपको बता दें यहाँ पर, तो उसके अनुसार पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और क्या करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसी के कारण हमारा क्या होता है? वायुमंडल में संतुलन बना हुआ रहता है। वायुमंडल में संतुलन इसी से होता है ना। तो पेड़ जितने हैं उतने अगर जीव जंतु भी रहे तो ये बैलेंस बना हुआ रहता है, नहीं तो कम या अधिक होने पर यहाँ पर विश्व उष्णन होने का, ग्लोबल वार्मिंग का डर रहता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भोजन बनाने से कौन सी चीज ग्रहण करते हैं? अभी आपको हमने बता दिया, CO2 ग्रहण करते हैं, और छोड़ते क्या है भोजन बनाने? ऑक्सीजन, जो कि हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग का छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए भोजन का काम करता है, और पेड़ पौधों द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग ऑक्सीजन हमको मिलता है और वो हमारे श्वास लेने में काम आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन है? देखिए ये भी प्रश्न जो आपका है वो 101 बार आया हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है, मतलब कि कच्चा पदार्थ का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें जरूरी कौन कौन सा भोजन चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि हम लोगों को सब्जी बनाना है तो कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए, तो मान लीजिए सब्जी के लिए आप जिस चीज के सब्जी खाते हो वो कच्चा पदार्थ ला सकते हैं, तभी तो आप उसको पकाएंगे ना। तो कच्चा पदार्थ क्या लाएं, जैसे आप पालक लाएं, मटर लाएं, गोभी लाएं, धनिया लाएं, तो ये सब कच्चा पदार्थ होगा, उसी को भूज करके हम बनाए तो वो भोजन मेरा बन गया और वो सब्जी हो गया, ठीक है। तो वही प्रकाश संश्लेषण भी अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा पदार्थ का जरूरी पड़ता है? सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सभी। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बना के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसके लिए हमें जल भी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है? देखिए ये प्रश्न जो है आपको बता रहे हैं, झारखंड में जो अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें आपका लगभग 25 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया। ये वन कितना प्रतिशत है ये बार बार पूछता है, इसलिए हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपको पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है, सारा एनसीईआरटी का, इसलिए यहाँ से ज़्यादा भिड़ रहे हैं। तो 29% कितना प्रतिशत भाग पर है? 29% भाग पर जो है वन है यहाँ पर झारखंड में। तो पूछा था कि झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है, इसका राइट आंसर 29% हो जाएगा। एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और एक कड़ी के रूप में यह प्रक्रम चलता रहता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाता है और यह क्या होता है? एक कड़ी के रूप में, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जैसे हम लोग कहते हैं कि जो सांप, ठीक है, सांप किसको खा जाता है? आप देखते हैं सांप जो है यहाँ पर छिपकली को, सांप जो है यहाँ पर खा जाता है मेढक को, और मेढक खा जाता है किसी कीट को। तो इस तरह से एक प्रक्रम चलता रहता है। घास को हिरन खा जाता है, हिरन को यहाँ पर आप देखते हैं तेंदुआ खा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? एक प्रक्रम चलते जा रहा है, कड़ी। तो इस कड़ी को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस कड़ी को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं इसी को? खाद्य श्रृंखला ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस कड़ी का नाम है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन भी संतुलित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी संतुलित करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो संख्या है वो इसको अपने में लेते हैं और जो निर्मुक्त करते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस तरह से क्या होता है? पर्यावरण को पूरा बैलेंस करके चलते हैं पेड़ पौधे। इसलिए पेड़ पौधे यहाँ पर उचित मात्रा में जरूर लगाना चाहिए, समान मात्रा में, जिससे कि हम लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड भी समाप्त हो सके, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम निर्मुक्त करना मतलब छोड़ना या निकालना। तो क्या वो निकालते हैं, क्या वे निर्मुक्त करते हैं, आपसे पूछा गया था। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जल वाष्प, क्या करते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पर जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल से लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं 101 से ज़्यादा बार अब तक पूछ दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्मुक्त करते हैं, या क्या छोड़ते हैं, या क्या निष्कासित करते हैं। बहुत तरह से पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, जो मानव के काम में आता है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? आपको बताना है प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु को, जल को, वन को, या सब भूमि को, किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा जो है यहाँ पर वन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वन को कहा जाता है, क्योंकि वन ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, और वन क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हमारे लिए खराब चीज़ होता है उसको ग्रहण करके उसको हमारे लिए जो जरूरी चीज़ है वो छोड़ते रहते हैं। इसलिए वन को प्रकृति का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है। वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं। वृक्ष जो हमारा होते हैं वो जल को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं? जल को किस प्रकार से सोखते हैं? पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, या कोई नहीं। किसके द्वारा पेड़ पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो है या जल का अवशोषण जो होता है
वो जड़ों के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अगला है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का बढ़ जाना, CO2 का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, या कोई नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से कोई हमें नुकसान नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो वायुमंडल क्या होगा? ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ज़्यादा गर्म होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल का ज़्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग, या उसी को कहते हैं विश्व उष्णन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि अधिकता होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या कर्नाटक। ठीक है, ये चिपको आंदोलन भी 1001 बार पूछ दिया गया, इसलिए चिपको आंदोलन सारे नोट्स देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो पूछा गया उसको बताते हैं। चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ पर चला गया है? उत्तराखंड में चलाया गया है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक। एपिको आंदोलन, तो देखिए एपिको आंदोलन जो है पहले यहाँ पर कर्नाटक में चलाया गया आप सभी का एपिको आंदोलन। इसका विशेष डिटेल्स अगले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? पर्णपाती वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है? तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं शुष्क पतझड़ वन। क्या मिलते हैं आपको? शुष्क पतझड़ वन झारखंड में सबसे अधिक मिलते हैं, सबसे अधिकता इसी की होती है। वन के संबंध में क्या सही है? वन के संबंध में बोला जा रहा है कि इसमें क्या सही है? वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन पर्यावरण संतुलन भाग लगते हैं, भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, या सभी। तो देखिए वन के संबंध में पहला बिल्कुल सही है। वन यदि रहेंगे तो ये मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन बहुत प्रकार से होता है, जैसे अगर तेज वायु बहे तो ऊपर की जो ह्यूमस मिट्टी होती है उसको उड़ा करके ले जाते हैं, तो यहाँ से मिट्टी का कटाव हो गया और दूसरे जगह पर पटक देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? मृदा का अपरदन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपजाऊ मिट्टी कट कर चली जाती है, उठ कर चले जाते हैं, तो उसको अपरदन कहते हैं। इसलिए ये भी सही है। वन पर्यावरण संतुलन भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए वन जरूरी है, क्योंकि वन जितना रहेंगे तो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निकालेंगे, जिससे क्या होगा? पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहेगा। अगला है भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि एक जो है पहाड़ी इलाका है और एक जो है मैदानी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में देखिएगा जल का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल के स्तर को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं और रिश्ते हुए रखते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होता है। और मैदानी इलाका से जितना पानी होता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं और बाढ़ के द्वारा दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं? पानी के संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, यानी ये सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद कौन है? बालू, लाल, लोहा या मशरूम। आपने देखा होगा जंगलों में जो होते हैं पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, वहाँ पर आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मशरूम, या जिसको हम लोग खुखड़ी कहते हैं, वो निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये जो आपका यहाँ पर पेड़ पौधे ये जो पत्ते गिर गए थे, ये क्या है? मृत पौधे हैं, है ना? तो मृत पेड़ पौधे या सड़े गले पौधे पर जो उगते हैं एक उत्पाद है, उसका नाम मशरूम। वहाँ पर मशरूम सबसे ज़्यादा उगता है।